अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल पैथोलॉजी का ये पहला लेक्चर या पहला सेशन होने वाला है। और जनरल पैथोलॉजी सब्जेक्ट थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग कैरी करते हैं बैचलर ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज में। जो थर्ड सेमेस्टर की जनरल पैथोलॉजी है तो उसमें मेजर टॉपिक्स सेल डेथ, सेल इंजरी, सेल एडाप्टेशन, एपोप्टोसिस, निक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, वाउंड एंड रिपेयर, ये इस जनरल पैथोलॉजी जो इस सेमेस्टर की है इसकी मेजर कंटेंट है। आज हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करते हैं। ये पहला लेक्चर जब ख़त्म होगा तो सारे स्टूडेंट्स इस एबल होने चाहिए, अहल होने चाहिए कि वो जनरल पैथोलॉजी को डिफ़ाइन कर लें और साथ साथ में जो टर्मिनोलॉजीज़ जनरल पैथोलॉजी में यूज़ होती हैं वो टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें, हेल्थ और डिज़ीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लें और एट द एंड उनको नॉलेज होना चाहिए जनरल पैथोलॉजी के जो ब्रांचेस होते हैं। अच्छा जी, आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम फाउंडेशनल नॉलेज को क्रिएट करते हैं, बेसिक नॉलेज को क्रिएट करते हैं या बैकग्राउंड नॉलेज को क्रिएट करते हैं। इससे पहले आपने सब्जेक्ट पढ़ा था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता है या इस सब्जेक्ट में आपको सिंपल यही पढ़ाया जाता है कि भाई सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम फंक्शन किस तरह परफॉर्म करती हैं या ऑप्टिमम फंक्शन किसी ऑर्गन सिस्टम या ह्यूमन बॉडी का किस तरह होता है। फिजियोलॉजी का सिंपल मतलब यह होता है कि वो फंक्शनल एक्टिविटी जो आप सेल से डिमांड करते हैं या ह्यूमन बॉडी से डिमांड करते हैं और वही फंक्शनल एक्टिविटी वो बॉडी, वो सेल, वो ऑर्गन परफॉर्म कर लें। पैथोलॉजी को स्टडी करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फिजियोलॉजी को पढ़ लें, सही है, और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद ऑप्टिमम फंक्शन ऑफ सेल। ऑप्टिमम फंक्शन का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूं कि मैंने दो स्टूडेंट्स लिए हैं और उन दो स्टूडेंट्स को मैंने ये काम दिया है कि भाई दो हॉल्स हैं और उन हॉल्स में उन दो स्टूडेंट्स ने अलग अलग 400 चेयर्स जो है उनको एक सीक्वेंस में रखना है, सही है। अब एक हॉल में पानी भी मौजूद है, एक हॉल में एसी भी लगा है, एक हॉल में जो है वो ईटिंग आइटम्स भी है, फूड वगैरह। दूसरे हॉल में गर्मी है, पानी भी नहीं है और उसको मैंने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि तुमने रेस्ट भी नहीं करना। अब ये दोनों बंदे 400 चेयर्स को अरेंज कर लेंगे, लेकिन एक बंदा वो एफिशिएंटली कर लेगा। एफिशिएंट का मतलब ये है कि वो बेहतर तरीके से भी कर लेगा और उसकी कम एनर्जी यूज़ होगी उसमें, अगर आप दूसरे बंदे से कंपेयर करें। वो इसलिए कि जो पहला बंदा है उसको मैंने ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, उसको पानी चाहिए मैंने प्रोवाइड किया, उसको टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट चाहिए वो मैंने प्रोवाइड किया, उसको ईटिंग आइटम्स चाहिए वो मैंने प्रोवाइड किया और दूसरे को प्रोवाइड नहीं किया। तो इसी तरह जब आप सेल से ऑप्टिमम फंक्शन, जो सेल का अपना फंक्शन होता है, ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है, वो आप डिमांड करते हैं तो ज़रूरी यह है कि आप सेल को ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर लें, सही है। और जब वो ऑप्टिमम फंक्शन परफॉर्म करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये सेल जो है वो फिजियोलॉजिकली हेल्थी है और अपने फंक्शन को ठीक तरह से परफॉर्म करता है, सही है। थर्ड इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि सेल, ऑर्गन, टिश्यू फिजियोलॉजी तब मेंटेन रख सकता है जब वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर ले। वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, ब्रेन सेल ब्रेन को कम्युनिकेट करेगा, हार्ट सेल को कम्युनिकेट करेगा, मसल सेल को कम्युनिकेट करेगा। तो इसी वजह से जो फंक्शन है, जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल रहेगी। अगर कम्युनिकेशन बीच में फ़र्क पड़ता है तो फिर बंदा जो है वो इबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा और नॉर्मेलिटी इबनॉर्मेलिटी की तरफ क्या होगी, वो मूव करेगी। अच्छा जी, अब बात यह है कि फिजियोलॉजी, ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर एंड कोऑर्डिनेशन, ये तीनों चीज़ें जो है वो बहाल है, मतलब कि अपने लेवल पे काम कर रही हैं। तो आपकी जो फिजियोलॉजी है, फिजियो है, इट्स परफेक्ट। इंसान को आप हेल्थी तस्वुर करेंगे, ह्यूमन बीइंग जो है वो हेल्थी है। लेकिन अगर इसमें इसमें और इसमें कोई इशू आता है तो फिर ये फोर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होगा और ये कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बिटवीन व्हाट? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज।
चेंज फ्रॉम फिजियोलॉजी टू पैथोलॉजी। सही है। अगर ये और ये इसमें मसला आता है तो ऑब्वियसली आपकी जो फिजियोलॉजी है वो पैथोलॉजी में कन्वर्ट होगी, आपकी जो नॉर्मेलिटी है वो एबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट होगी, और यही से फिर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी को जब आप इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं तो सिंपली इसको हम कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। सही है। सबसे पहले तो हमने साइंटिफिक स्टडी को आइडेंटिफाई करना है कि साइंटिफिक स्टडी क्या होती है। एनी स्टडी जो साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है। साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशन क्या है? एक स्टडी जो ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, हाइपोथेसिस, कंक्लूजन और रिजल्ट्स के पूरी क्राइटेरिया से गुजरती है और वो फिर शेप उसको मिलता है, सच स्टडी आर कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी। तो डिजीज़ की ऑब्जर्वेशनल स्टडी, डिजीज़ की एक्सपेरिमेंटल स्टडी, डिजीज़ के बारे में कोई हाइपोथेसिस, कोई डायग्नोस्टिक टेक्निक और साथ साथ में कंक्लूजन और रिजल्ट्स, इन सब कॉन्सेप्ट को हम जब पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट को कहा जाता है पैथोलॉजी। सही है। आप इसको इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं पैथोलॉजी को कि भाई पैथोलॉजी इज एक्चुअली व्हाट अल्ट्रेशन दैट अकर व्हेन एबनॉर्मल इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट सेल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब ह्यूमन बॉडी की जो सेल होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, किसी चीज़ के असर सुरूख में आ जाते हैं, या उन सेल्स पे या उन अर्गन पे या उन टिश्यू पे कोई इफेक्ट आ जाता है। किस चीज़ का इफेक्ट? किसी पैथोजन का, किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का। तो उस इफेक्ट को जब हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो इस सब्जेक्ट को कहेंगे पैथोलॉजी। तो ये पैथोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है किस चीज़ की? डिजीज़ की। डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो गई एंड देन इस डिजीज़ के साथ जो एसोसिएटेड चेंजेस होते हैं, एसोसिएटेड चेंजेस किस चीज़ में? एसोसिएटेड चेंजेस सेल में, टिश्यू में और अर्गन में या ह्यूमन बॉडी में। तो सिंपली जनरल पैथोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन? डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन, काज की इन्वेस्टिगेशन, और उस इन्वेस्टिगेशन को हम लिंक करते हैं। किस चीज़ के साथ लिंक करते हैं? उस चेंज के साथ जो इस इन्फ्लुएंस या इस बैक्टीरिया या इस डिजीज़ की वजह से सेल, अर्गन या टिश्यू लेवल पे जनरेट होता है। सच सब्जेक्ट आर कॉल्ड जनरल पैथोलॉजी। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर, सेलुलर टिश्यू और अर्गन सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इंजूरियस एजेंट और एडवर्स इन्फ्लुएंस। सिंपली ये है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, केमिकल लेवल पे जब सेल में चेंज आता है, टिश्यू में चेंज आता है, उसकी बायोकेमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब की सेलुलर लेवल पे जो चेंज होती है, किस चीज़ की वजह से ये चेंज आएगी? ये किसी इंजूरियस एजेंट्स की वजह से आएगी, किसी इंसल्ट्स की वजह से आएंगी, और वो सेल जो है वो इस इंसल्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस रिस्पॉन्स को स्टडी करना, इस चेंज को स्टडी करना और इस पैथोजन को स्टडी करना, जब हम इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो इस सब्जेक्ट को कहा जाता है जनरल पैथोलॉजी। अच्छा, अब जनरल पैथोलॉजी में कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। कॉमन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आपके पास आ जाती है डिजीज़ के, भाई डिजीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो डिजीज़ का कॉन्सेप्ट लिखा है वो जनरल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है ये मेडिकल पर्सपेक्टिव से है, फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन जब आप डिजीज़ को डिफाइन करते हैं ब्रॉडली या जनरली तो उसका कोई और डेफिनेशन है। डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बॉडी की या अर्गन की वो स्टेट, सही है, जिसमें अल्ट्रेशन हो। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज हो। चेंज फ्रॉम व्हाट? चेंज फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजी। सही है, मैंने पहले ही बताया कि जब चेंज आती है नॉर्मल फिजियोलॉजी में तो नॉर्मेलिटी जो है वो एबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट होती है, फिजियोलॉजी जो है वो पैथोलॉजी में कन्वर्ट होती है। फिर आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं और पैथोलॉजी में बाकी चीज़ों को स्टडी करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपली डिजीज़ हमारे पास वो स्टेट होती है ह्यूमन बॉडी की या सेल की, वो स्टेट होती है जिस स्टेट में सेल, टिश्यू या अर्गन चेंज एग्जिबिट करता है। किस तरह का चेंज? एनाटॉमिकल, भाई इनॉटमी में चेंज आ गई। फिजियोलॉजिकल, भाई नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज आ गई। बायोकेमिकल, भाई बायोकेमिस्ट्री में चेंज आ गई।
इसी वजह से तो हम आपको बेसिक साइंसेज जो है वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, ताकि बेस बन जाए फॉर व्हाट, बेस बन जाए फॉर एडवांस सब्जेक्ट, जिस तरह पैथोलॉजी हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, हेमाटोलॉजी हो गई। इनको बेस बनाने के लिए हम आपको बेसिक साइंसेज पढ़ाते हैं। तो भाई डिजीज़ की बात हो रही है, डिजीज़ हमारे पास एनी स्टेट होती है सिंपली जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंज आती है, एनाटॉमिकल चेंज आती है या बायोकेमिकल चेंज आती है, और डिविएशन होती है। डिविएशन मीन चेंज फ्रॉम नॉर्मल बायोकेमिकल कंपोजिशन, फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजी, फ्रॉम नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर टू एबनॉर्मल। सही है। और इसी स्टेट अब बॉडी को हम कहते हैं डिजीज। सही है। डिजीज हमारे पास वो स्टेट होती है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन को क्या करती है भाई, इफेक्ट करती है। सिंपली डिजीज को जब आप क्लासिफाई करते हैं सिंपली, तो सिंपली आपके पास 4 किस्म की इसमें हमने क्लासिफाई किया है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वो होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन काज होती है, या वो किसी पैथोजन की वजह से या किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से क्रिएट होती है, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस हो गई, अपेंडिसाइटिस हो गया। सही है। साथ में आपके पास आ जाती है डिजेनरेटिव डिजीज़, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं या जो टिश्यू होते हैं वो डिजेनरेट होते जाते हैं। जिस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, उसमें जो बोन होता है वो क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजेनरेट होता है, वीक होता है वो। न्यूप्लास्टिक, न्यूप्लाज्म, न्यूप्लीजिया, ये टर्म जो है ये स्पेसिफिकली कैंसर के लिए यूज़ होते हैं। तो कैंसरस डिजीज़ को हम कहते हैं न्यूप्लास्टिक डिजीज़। ट्रॉमेटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो इंजरी की वजह से होते हैं या फ्रैक्चर की वजह से ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। अच्छा जी, पहली जो टर्मिनोलॉजी थी वो डिज़ीज़ की थी, हमने डिज़ीज़ को डिफ़ाइन किया, फिर उसमें फर्दर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी, सिंपल एटियोलॉजी का मतलब ये होता है कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं द काज ऑफ द डिजीज़, द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ डिजीज़, कि भाई डिजीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई। जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं एटियोलॉजी, और जिस फैक्टर से डिजीज़ स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो एटियोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई काज ऑफ द डिजीज़, हम क्या पढ़ रहे हैं, काज ऑफ द डिजीज़। सही है। और एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट का मतलब ये होता है कि वही जो डिजीज़ को काज करे, जिस तरह बैक्टीरिया होती हैं, सही है, वायरसेस होते हैं, और भी मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्नोसिस का क्या मतलब है, प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि भाई द आउटकम ऑफ द डिजीज़। प्रोग्नोसिस सिंपली आपको बताता है कि भाई ये डिजीज़ जो है ये क्योर होगी, इसका इलाज होगा या इलाज नहीं होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ डिजीज़ ऐसे होती है जिनका इलाज पॉसिबल होता है, क्योर पॉसिबल होता है, तो डॉक्टर आपको कहता है कि भाई येस, आपकी जो प्रोग्नोसिस है वो पॉजिटिव होगी, इम्प्रूव होगी, और आउटकम जो होगा वो फेवरेबल होगा। सही है। इस तरह नॉर्मल डिजीज़ होती है, हेडेक हो गया या कोई और डिजीज़ हो गई, तो डॉक्टर आपको कहता है, क्लिनिशियन आपको कहता है कि प्रोग्नोसिस जो है वो फेवरेबल है, आउटकम जो है वो बेहतर है। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो गई, जिस तरह कैंसर का 3rd स्टेज हो गया, तो वहाँ पर जो फेवरेबिलिटी होती है वो कम होती है, जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है, वीक प्रोग्नोसिस होता है, अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस इज स्पेसिफिकली द आउटकम ऑफ द डिजीज़, या तो ये डिजीज़ जो होगी वो क्योर होगी। अगर क्योर नहीं होगी तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर मॉर्बिडिटी, आइदर मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो डिजीज़ की वजह से ख़राब हो गया, वो काम नहीं कर रहा, डिसफंक्शनल हो गया, तो इसको कहते हैं मॉर्बिडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के को हैंड में इन्फ्लेमेशन है, गैंग्रीन है, सही है, और उसका जो हाथ है वो ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, सही है, उसको काटना पड़ेगा। तो भाई डिजीज़ या इन्फ्लेमेशन की वजह से इसका बॉडी का कोई हिस्सा लॉस हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मॉर्बिडिटी। तो भाई जब प्रोग्नोसिस वो वीक होगी, सही है, फेवरेबल प्रोग्नोसिस नहीं होगी, आउटकम वीक होगा, फेवरेबल नहीं होगा, तो भाई या तो मॉर्बिडिटी होगी, बंदा अपने जिस्म का कोई हिस्सा लॉस करेगा, या मोर्टेलिटी होगी। मोर्टेलिटी का सिंपल मतलब होता है डेथ। तो भाई डिजीज़ अगर फेवरेबल है तो प्रोग्नोसिस पॉजिटिव है, फेवरेबल नहीं है तो इट विल बी रिजल्ट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। डायग्नोसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, या डिजीज़ को ये हम पहचानते हैं कि डिजीज़ मौजूद है या मौजूद नहीं। आप टेस्ट क्यों करते हैं, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसका मतलब ये होता है कि हम आपको डिफ़ाइन करके देंगे कि भाई डिजीज़ मौजूद है या डिजीज़ मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद है तो नेचर ऑफ डिजीज़ क्या है, डिजीज़ डिजेनरेटिव है, डिजीज़ जो है वो इन्फ्लेमेटरी है, डिजीज़ जो है वो न्यूरोलॉजिकल है, जो भी है, तो डिजीज़ के नेचर का भी आपको साथ साथ में पता चल जाएगा।
अच्छा, इसके बाद है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि डिजीज़ डेवलप किस तरह हो गई, डिजीज़ में कौन कौन से सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस क्या आते हैं, इवेंट्स क्या आते हैं। सही है, सबसे पहले वायरस एंटर हुआ तो उसके बाद क्या इवेंट हुआ, उसके बाद क्या इवेंट होगा। तो फ्रॉम द एंट्री और फ्रॉम द एक्सपोजर, जब बॉडी आपकी एक्सपोज हो जाती है टुवर्ड द पैथोजन और टुवर्ड द एरेटेंट, और उस टाइम तक जब डिजीज़ प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाए, समझ में आई बात, और साइन और सिम्टम्स नज़र आए, और फिर देन प्रोग्नोसिस की तरफ चले जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि पैथोजिन ने इस टाइम फ्रेम में या टाइम पीरियड में किस किस इवेंट्स के थ्रू डिजीज़ को क्रिएट किया, और डिजीज़ की फिर आउटकम क्या आ गई, प्रोग्नोसिस क्या आ गया। इसके बाद है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? सिंपली जो रिस्क फैक्टर होते हैं एक कॉजेटिव फैक्टर होते हैं। कॉजेटिव फैक्टर का मतलब ये है कि ये आपको कंप्लीटली डिजीज़ काज करके देंगे, समझ में ही बात। और एक होते हैं रिस्क फैक्टर। एक बंदा है वो स्मोकिंग करता है तो 100% श्योरिटी नहीं है कि इसको लंग कैंसर होगा, लेकिन ये बंदा जो है प्रोन है। प्रोन का मतलब ये रिस्क पे है कंपेयर टू उस बंदे का कंपैरिजन जो स्मोकिंग नहीं करता। तो रिस्क फैक्टर का सिंपल मतलब ही यही होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो आपको एक्सपोज रखते हैं, आपको रिस्क पे रखते हैं कि आपको ये डिजीज़ हो। एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है उसने कसम खाई है कि मैं कभी भी गाड़ी में नहीं जाऊँगा, और एक बंदा है वो ड्राइवर है और पूरे 24/7 24 आवर्स वो ड्राइविंग करता है। सही है, तो कौन सा रोड ट्रिपिक एक्सीडेंट को ज़्यादा प्रोन है? एक बंदा है वो गाड़ी में जाता ही नहीं तो उसका तो एक्सीडेंट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक बंदा है वो ट्रैवलिंग एक्सेसिव करता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी टाइम ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। तो इसी तरह जो गाड़ी में जाता है या ट्रैवल करता है वो रिस्क पे होता है, उसकी एक ज़रूरी नहीं कि उसका एक्सीडेंट होगा, लेकिन रिस्क पे तो है अन कंपेरिजन टू दोज पर्सन या दैट पर्सन जो कभी भी ट्रैवल नहीं करता। तो इसी तरह रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो फैक्टर्स जो आपको रिस्क पे रखते हैं कि आपको डिजीज़ होगा। टाइप्स ऑफ डिजीज़ में सिंपली ये चंद टाइप्स है डिजीज़ के। सही है, एक्यूट का सिंपल मतलब ये होता है कि वो डिजीज़ जो सडन हो, अचानक हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, एक्यूट कंडीशन है भाई, कम टाइम के लिए है। सही है, क्रोनिक का मतलब ये होता है कि डिजीज़ स्लो है, स्लो प्रोग्रेशन कर रही है, स्लो स्टार्ट है और ये लार्जर टाइम के लिए है। आइडियोपैथिक का मतलब ये होता है सिंपली कि वो डिजीज़ जिसकी काज अननोन है, जिसकी एटियोलॉजी अननोन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में पता ही नहीं चल रहा है कि इस बंदे को ये डिजीज़ है, लेकिन ये किस वजह से है, जो काजेटिव फैक्टर है वो अननोन है, तो इसी डिजीज़ को कहा जाता है आइडियोपैथिक डिजीज़। टेराटोजेनिक सिंपली उन डिजीज़ को कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ फीटस को होते हैं, या जो डेवलपिंग बेबी होता है मदर के फीटस में उनको होते हैं। टेराटोजेनिक का मतलब ये होता है कि वो डिजीज़ जो मदर से चाइल्ड को हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब चाइल्ड प्लेसेंटा में होता है और प्लेसेंटा जो है वो बैरियर प्रोवाइड करता है कि कोई भी चीज़ मदर से चाइल्ड में कोई हार्मफुल चीज़ ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, उस बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं और फीटस में फिर एंटर हो जाती है। तो सच ड्रग्स, सच डिजीज़ आर कॉल्ड टेराटोजेनिक, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और जो डेवलपिंग बेबी है उसको वैक्टम बनाती है किसी इन्फेक्शन का या किसी डिजीज़ का। कंटीजियस का मतलब ये होता है कि जो स्किन कांटेक्ट से होता है, मोस्टली जितने भी स्किन डिजीज़ होते हैं तो वो स्किन के कांटेक्ट से एक जगह से दूसरी जगह में भी स्प्रेड होते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी स्प्रेड होते हैं। वेनेरियल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि वो डिजीज़ जो सिंपली सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो, जिस तरह एसटीडीज़ हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई, साथ साथ में एड्स हो गए, तो इनको वेनेरियल डिजीज़ कहा जाता है। इन्फेक्शियस सिंपली वो डिजीज़ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो, पैथोजन से हो, बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, बाकी सारे जो पैथोजन है उनसे हो, तो उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। कम्युनिकेबल सिंपली वो डिजीज़ होते हैं जो किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जिस तरह फ्लू होता है या इन्फ्लुएंजा, तो फॉर्मिटीज़ जो बर्तन होते हैं उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं। सही है, मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, जो किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, सच काइंड ऑफ डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स, ये डिजीज़ से रिलेटेड टर्म्स हैं, आपने बार बार सुने होंगे। साइन का सिंपल मतलब ये होता है कि सब्जेक्टिव, वो डिजीज़ के वो इंडिकेशंस, डिजीज़ के वो असरात, डिजीज़ के वो इफेक्ट्स जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो पेशेंट ऑब्जर्व करता है, जो पेशेंट फील करता है, सच काइंड ऑफ साइंस या सच काइंड ऑफ इंडिकेशंस आर कॉल्ड
साइंस। साइंस क्या होते हैं? डिजीज़ के वो इंडिकेशंस, वो असरात जो पेशेंट फील करता है। और सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि डिजीज़ के वो इंडिकेशंस जो क्लिनिशियन फील करता है, या डॉक्टर फील करता है, या डॉक्टर को पता चलता है, या डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। हेडेक आपको फील होगा, वोमिटिंग आपको फील होगी, वो डॉक्टर को तो फील नहीं होगी। लेकिन टेम्परेचर जो है वो आपको फील होता है, लेकिन डॉक्टर को भी फील होगा। सही है? वो फील कर सकता है, थर्मामीटर के थ्रू भी फील कर सकता है, वो हैंड से भी फील कर सकता है। सही है? हाँ, साथ साथ में जॉन्डिस जो होगा, जॉन्डिस आपके आइज़ येलो है। सही है? तो वो तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो जो इंडिकेशन डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं उसको सिम्टम्स कहा जाता है डिजीज़ के, और जो इंडिकेशंस पेशेंट खुद ऑब्जर्व करता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि समवन एल्स इज ऑब्जर्विंग इट। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप फील कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है ब्रांचेस ऑफ जनरल पैथोलॉजी की तरफ। तो ब्रांचेस जनरल पैथोलॉजी की इजी है। सही है? जनरल पैथोलॉजी हुई जिसमें बेसिक पूरी ह्यूमन बॉडी को हम स्टडी करते हैं। सही है? और मोस्ट कॉमन टॉपिक्स इसके ये है, एट्रोपी हो गई है, आगे पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन हो गई, निक्रोसिस होगी। सही है? सिस्टमिक पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप किसी खास सिस्टम के पैथोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसकी स्पेसिफिक पैथोलॉजी को आप पढ़ रहे हैं। ग्रॉस पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब आप डिजीज़ को नेक्ड आई से एग्जामाइन करते हैं। सही है? आप अपनी नेकेड आई यूज़ करते हैं और उसी से आप डिजीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिस तरह स्किन डिजीज़ हो गई, जिस तरह जॉन्डिस हो गया, जिस तरह मल्टीपल ऐसी डिजीज़ होती है जो नेकेड आई से क्या करते हैं क्लिनिशियन, वो ऑब्जर्व करता है। सही है? सेलुलर पैथोलॉजी, सर्जिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सारे पैथोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस हैं ये इजी हैं। इससे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो लेक्चर बहुत लंबा होता जाएगा, तो काइंडली आप इसको खुद रीड आउट कर ले। कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप वो कर सकते हैं। साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली आप वो रीच आउट कर सकते हैं और आप वो कर सकते हैं। अगर आपको ये मूड आप टीचिंग बेहतर लगे तो आप ये भी इस पे फीडबैक दीजिएगा। अगर बेहतर नहीं लगे तो हम फिर कोई और मोड भी तलाश कर सकते हैं।